हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। इसी बीच में हम लोग अमाइंस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लाए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.3। पुराने बुक में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 13.3 में। तो यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे 7 पॉइंट दिया हुआ है तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन। पीकेबी जैसे आप पीएच पढ़ते हैं, पीओएच पढ़ते हैं, पीकेए पढ़ते हैं फॉर एसिड, पीकेबी पढ़ते हैं फॉर बेस। तो बात यह है केबी का मान दर्शाता है कि कोई भी बेस कितना स्ट्रांग है। केबी का मान अगर ज्यादा है तो यानी कि वो ज्यादा बेसिक होगा। और चूंकि पावर जो होता है ना वो नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू होता है, इसलिए केबी का मान जितना बढ़ेगा पी केबी का मान उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। यानी किसी का पी केबी कम है मतलब उसका केबी ज्यादा होगा, मतलब वो मोर बेसिक होगा। किसी का पी केबी ज्यादा है मतलब उसका केबी कम होगा और वो कम बेसिक होगा। तो पीकेबी का मान एनिलीन का ज्यादा होगा, इसका मतलब केबी कम होगा, इसका मतलब एनिलीन कम बेसिक है। किसके तुलना में? मिथाइलमाइन तुलना में। अब इसी चीज को दर्शाना है कैसे? तो पहले बच्चों एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पर हम NH2 रख देंगे, ये बेंजीन है, इस पर NH2 रख दिए तो ये हो गया एनिलीन, ठीक है। और CH3 NH2 ये हो गया हमारा मिथाइल अमाइन। अच्छा, दोनों का हम बेसिक स्ट्रेंथ क्या दिख रहे हैं? तो बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी को तो ये हमारा बेस कहलाएगा, ठीक है ना। अब कितना ज्यादा या इजियर वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा बेस कहलाएगा बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कर पाएगा। जरा देखिए एनिलीन के केस में क्या होता है। एनिलीन केस में ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर ना, वो बेंजीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब ये हो गया कि ये जो है इलेक्ट्रॉन हमारा बेंजीन के साथ बॉन्डेड हो जाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, जिसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, N पर प्लस चार्ज, यहाँ पर H2 आ गया। यानी कि ये लोन पेयर कंप्लीटली नाइट्रोजन पर है ही नहीं अपने से। यहाँ पर देखिए इस तरह से जब ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रेजोनेंस के कारण से ये आगे जाएगा। अब इसमें आप लोग स्ट्रक्चर ये पहले से बनाना जानते ही होंगे। यहाँ से देखिएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 रहा, यहाँ प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस ढंग का बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फाइनली ये यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से NH2। तो कुल मिलाकर के ये देखें कि ये जो लोन पेयर अमाइन पर है ये लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, ये चलते जा रहा है। ये लोन पेयर फ्री है ही नहीं, ये लोन पेयर लगातार रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेंजीन के साथ। जबकि इसमें क्या है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है ना वो तो प्लस आई इफेक्ट इसमें शो होता है, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है कि यहां नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जब नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसके बाद इसके पास लोन पेयर भी है तो ये तो लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा ना। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जिसके कारण से ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो सकता है। और जो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है वो हमारा बेसिक भी कम होगा, और जब बेसिक कम होगा तो पीके भी वैल्यू ज्यादा हो जाएगा इसका। सिंपल। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां पर हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर कि एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन केस ऑफ, देखिए इन केस ऑफ एनिलीन द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, so
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर from nitrogen atom. So aniline is less basic. Aniline is less basic and its pKb value is high. ठीक है. In other hand है ना, ऑन अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो मिथाइल अमाइन में क्या होता है, CH3 ग्रुप हैज कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली डोनेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, है ना. अब यहां के बाद लाइन लगा दीजिएगा इस तरह से. दैट्स वाई that's why क्या कहते हैं, that's why मिथाइल अमाइन हैज क्या कहते हैं, इज मोर बेसिक इन नेचर एंड सो द पीकेबी वैल्यू इज लेस, है ना. तो कुल मिलाकर के यही मालूम पड़ा कि नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है ना, वही डिसाइड करेगा कि वो किस में इजीली डोनेट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है. जहां इजीली डोनेट हो गया वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक होगा तो पीकेबी वैल्यू कम होगा उसका. और ये एनिलीन केस में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया इसमें क्या कहते हैं, रेजोनेंस में, जिस कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, जिस कारण से वो लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा. और लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा तो वो कम बेसिक होगा, और कम बेसिक होगा तो पीकेबी वैल्यू उसका ज्यादा होगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन हुआ. बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की. पॉइंट नंबर 2 इस सवाल का है कि इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट. इथाइल अमाइन पानी में घुल जाता है लेकिन एनिलीन पानी में नहीं घुलता है, क्यों? अब देखिए बच्चों, वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन है. वाटर में अगर आपको सॉल्युबिलिटी जानना है तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कंडीशन 2 होते हैं. एक तो वो सब्सटेंस पोलर हो, तो भाई इथाइल अमाइन में भी पोलर पॉइंट है और एनिलीन भी पोलर है. और दूसरा है कि वो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, है ना. 2 चीज अगर पॉसिबल होता है, 2 चीज कोई मॉलिक्यूल इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो वो वाटर में बहुत ही इजीली सॉल्युबल होगा. अब क्या है कि जो इथाइल अमाइन है ये हमारा C2H5 छोटा सा यहां पर हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, फिर भी यहां पर ये इथाइल अमाइन है इस तरह से. अब यहां पर क्या है, H2O है हमारा वाटर, इस तरह से यहां पर, ठीक है ना, ये वाटर है हमारा. अब यहां पर ऐसे भी हो सकता है, ये वाटर हमारा ऐसे भी हो सकता है. तो है क्या कि इथाइल अमाइन में यहां पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के साथ फॉर्म कर लेता है. अब कहोगे सर एनिलीन में भी तो ये बात पॉसिबल होगा. एनिलीन जो है उसमें बेंजीन पर यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा क्या? पहले बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से तो फॉर्म कर लेगा. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो वाटर के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका होगा, लेकिन उतने लार्ज एक्सटेंट में नहीं होगा. नॉट अ लार्ज एक्सटेंट. क्यों? क्योंकि जो बेंजीन हमारा जुड़ा हुआ है एनिलीन में, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं बेंजीन, ये बहुत ही एक बड़ा ह्यूज हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा हुआ है. ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है जो कि बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये C6H5 का रिंग है. 6 कार्बन का इतना बड़ा रिंग है जिसके कारण से ये जो है ना एक छोटा सा मॉलिक्यूल चाहेगा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तो ये नहीं चाहेगा, और ये डोमिनेट कर जाएगा तो ये पानी में घुलने ही नहीं देगा पूरे सिस्टम को.
मतलब ये हो गया यहां पर कि इथाइल अमाइन में क्या है कि कार्बन चेन हमारा छोटा है, 2 ही कार्बन का चेन है। हाइड्रोफोबिक तो ये भी है लेकिन बहुत छोटा है। इसके रिस्पेक्ट में एनिलीन में जो बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है ये बहुत ही एक लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, जिसके होने के कारण से एनिलीन वाटर में डिसॉल्व अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बोलना इस तरह से है कि एनिलीन हैज अ लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑफ C6H5 यानी बेंजीन रिंग, सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल कह सकते हैं कि एनिलीन में एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप के रूप में C6H5 प्रेजेंट है, तो यहां पर कह सकते हैं सो देर इज नो लार्ज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल फॉर्म एंड सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग इतना लाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर वही ऑन अदर हैंड इथाइल अमाइन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज वेरी स्मॉल, सो इथाइल अमाइन इज मोर सॉल्युबल देन एनिलीन, कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इतना जवाब दे दिए तो काफी है, बहुत ही बढ़िया से। आप चाहेंगे इसको बना चना के भी लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पॉइंट जो बच्चों यहां पर सवाल है, सवाल थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा कैसे सॉल्व करें, लेकिन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यहां पर देखना है। मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी मिथाइल अमाइन को जब हम वाटर में डालते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसमें फेरिक क्लोराइड डालने के बाद वो फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, है ना, ये बन जाता है। कैसे, क्यों? तो पहले बच्चों हम लोग यहां पर जानते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। ये है मिथाइल अमाइन और ये है हमारा वाटर, इसी में मिला रहे हैं। अब कहानी क्या है, वाटर तो एम्फोटेरिक है लेकिन मिथाइल अमाइन में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मतलब कि इसके सामने वाटर तो हमारा एसिड बन गया, तो यानी कि जाहिर सी बात है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन हमारा H+ बन करके NH2 से जुड़ जाएगा और यहां OH- निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि मीठा, यहां पहला स्टेप ये हुआ कि CH3NH2 इज मोर बेसिक देन वाटर, ठीक, ड्यू टू किसके कारण से, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब ये जब बेसिक हो गया तो ये करेगा क्या, तो ये मिथाइल अमाइन रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ, जिसके बाद आपको पता ही है यहां से H+ आके यहां लग जाएगा, CH3NH3+ बन जाएगा, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, OH- बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया। वाटर हाइड्रोक्साइड आयन दिया, क्यों दिया वाटर हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि वाटर का बिहेवियर यहां एसिडिक हो चुका था और एसिड H+ डोनेट करके कंजुगेट बेस ही तो देता है। तो वाटर का कंजुगेट बेस क्या होता है, OH- होता है, तो ये डोनेट कर दिया। अब वाटर हमारा OH- आयन दिया, यही कारण होता है कि जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, एडिंग फेरिक क्लोराइड FeCl3 टू द सॉल्यूशन, है ना, क्या होगा, जैसे ही हम सॉल्यूशन में ये सॉल्ट को ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट टूटेगा, है ना, गिव्स क्या होगा, Fe3+ फेरिक आयन मिलेगा एंड क्लोराइड आयन मिलेगा। कैसे, तो ये FeCl3 जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे तो ये Fe3+ टूटेगा, +3Cl- बनेगा। और पहले से ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। ये फेरिक आयन क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके यहां पर बन जाता है ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में। ध्यान समझिएगा, यहां पर होता क्या है
कि फेरिक आयन कंबाइंड विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव क्या देता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं इसका। तो ये रिएक्शन हो गया Fe3+ रिएक्ट करेगा यहाँ पर OH माइनस आयन से। ध्यान से मुझे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 गो से यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर 6 गो ले लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, Fe2O3 बन जाएगा, यहाँ पर 3H2O आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस हो चुका है। तो यही हो गया फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि हमारा जो मिथाइल अमाइन है वाटर से ज़्यादा बेसिक है। वाटर से ज़्यादा बेसिक होने के कारण से ये वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट कर देता है, और वो हाइड्रोक्साइड आयन इधर क्या होता है, हम जैसे फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो वो वाटर में डिसोसिएट होकर के फेरिक आयन और क्लोराइड आयन देता है। वो फेरिक आयन जो पहले से हाइड्रोक्साइड आयन बन चुका है, उस हाइड्रोक्साइड आयन को गेन करके फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड प्रेसिपिटेट हम लोगों को दे देता है। तो इतना सिंपल था, बस यही था कि लॉजिकली यहाँ पर सोचना था बस, और कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर यहाँ 4 कह रहा है कि ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज अ ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि ESR में जो एनिलीन होता है जिसमें कि एमिनो ग्रुप लगा हुआ रहता है, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एमिनो ग्रुप तो फिनॉल तरह ही लोन पेयर कैरी करता है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही हुआ। फिर भी आप लोग ESR पढ़े होंगे एनिलीन का, जिसमें कि सब्सटेंशियल अमाउंट में आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिला होगा। लगभग आप लोग देखे होंगे 51% के अप्रॉक्स में आपको मिला होगा क्या कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, 47% के अप्रॉक्स में आपको मिला होगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, और लगभग 2% के अप्रॉक्स में मिला होगा आपको 1 या 2% के अप्रॉक्स में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है। तो खैर ऑर्थो तो हमारा क्या कहते हैं माइनर होता है हमेशा, लेकिन ऑर्थो के बाद पैरा ही बना चाहिए। यहाँ मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना, सवाल तो मैकेनिज्म में ढूंढिएगा, जल्दी नहीं मिलेगा। आप लोग सिंपल यहाँ पर देखिए, इसका जो जवाब है ना कि मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे बन जाता है, जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है नहीं वो। तो इसका जवाब ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन रिएक्शन के दौरान बन जाता है। कैसे, तो बात ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि नाइट्रेशन जो कराते हैं एसिडिक मीडियम में, सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स के प्रेजेंस में कराते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है या नाइट्रेशन जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या कहते हैं एसिड के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इसमें ले रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, एन एसिड। जो ESR में नाइट्रेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में होता है। और यहां पर कहानी ये है कि जैसे ही हमारा एनिलीन जिसमें कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जैसे ही इसमें हम एसिड मिलाते हैं, ये नाइट्रोजन हमारा एनिलीन जो है ना वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, ये प्रोटॉन गेन करके और फॉर्म कर देता है एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन, एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है। और ये एनिलीनियम आयन जो अब है ना, ये जो एनिलीनियम आयन है ये हमारा अब जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया एनिलीनियम आयन। अब यहां पर से जो नाइट्रेशन होगा ना, तो हम लोगों का यहां पर जो है मेटा नाइट्रो यहां पर एनिलीनियम आयन मिलेगा, जो फर्दर फिर एनिलीन बन जाता है। मतलब कि नाइट्रो ग्रुप एनिलीन के रिएक्शन में, एनिलीन के केस में एनिलीनियम आयन बनने के कारण मेटा पर भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट में नाइट्रो हम लोगों को देखने को मिलता है। सिंपल कहेंगे कि ESR रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड व्हेन aniline reacts with acid
it is protonated into aniline ion which is मेटा डायरेक्टिंग, जो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों। तो मेटा डायरेक्टिंग ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है तो जाहिर सी बात है सब्सटेंशियल अमाउंट में हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो यही चीज है कि रिएक्शन के दौरान हम लोग को मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देखने को मिलता है, वो एनिलीन के रिएक्शन के कारण से नहीं, एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण से। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों यहां तक 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं 5th नंबर में। तो पॉइंट नंबर 5 का सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि आपने एनिलीन में ESR रिएक्शन तो आप लोग बहुत देखे होंगे। ESR के दौरान आप लोग एक चीज मिस किए होंगे कि एनिलीन में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, देखते रहेंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, सवाल इसी पर है कि एनिलीन जो है वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में भाग क्यों नहीं लेता है। तो जवाब बड़ी सिंपल इसका है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे हमेशा कैटलिस्ट में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस in the presence of क्या चीज, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और गौर से देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो ये एक तरह का लुईस एसिड है विच इज एसिडिक इन नेचर, है कि नहीं है, देखिए तो। और दूसरे हैंड पर बात करें तो हमारा एनिलीन जो है, एनिलीन जो होता है बच्चों, इस पर तो लोन पेयर है नाइट्रोजन का। लोन पेयर होने के कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं है। अब जब ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, तो जैसे ही एनिलीन में हम लोग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाएंगे तो पहले तो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे ही हमारा एनिलीन मीट करेगा किसको, जैसे ही हमारा एनिलीन AlCl3 को मीट करेगा तो ये अपना लोन पेयर एल्युमिनियम को डोनेट करेगा, तो यहां पर एक हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टाइप का बन जाएगा। ये NH2 पर यहां प्लस चार्ज आएगा, जुड़ जाएगा इससे AlCl3, जो कि क्या फॉर्म किया, सॉल्ट फॉर्म किया, ठीक है ना। अब इस सॉल्ट के फॉर्मेशन के दौरान एक चीज गलती हो गया। गलती क्या हुआ कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ना नाइट्रोजन पर, यही अब जो है बेंजीन में ESR को रोक देगा। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भाग लेने के लिए नहीं देगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन, या यूं कहें बेंजीन। जो बेंजीन रिंग में ESR होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आने के कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रही, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण से यहाँ पर ESR नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब बड़ी सिंपल था, तो लेकिन सोचने वाला जवाब था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 2 पॉइंट और बचा हुआ, चलते हम लोग सेकेंड लास्ट पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट पर। 6 नंबर का पॉइंट है डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस जो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है देन एलिफेटिक अमाइंस। क्यों? तो ध्यान समझिएगा, इसका स्टेबिलिटी का जहां भी सवाल रहता है ना, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, एलिफेटिक कम स्टेबल, तो रेजोनेंस का ख्याल मन में ला लीजिएगा, वही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर, ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। ये हमारा है डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। अब यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का में बेंजीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो डाइजोनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। देखिए जरा सा कैसे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है
ये प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N पर चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, आएगा ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है अब बाद बाकी ये हमारा सही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि ये आगे की तरफ खिसकेगा, यहाँ पर यही होगा ना। तो हम लोग एक एक स्टेप करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस चार्ज आया, तो प्लस चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो हो गया आपका यहाँ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N माइनस, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज लोन पेयर के जैसा ही होता है, ये यहाँ पर गिरेगा तो ये यहाँ पर आएगा, जिसके बाद जाकर के क्या होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ प्लस बनेगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N माइनस, और अंत में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जरा सा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज रह गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ N माइनस, वापस में क्या होगा कि ये फिर से निगेटिव यहाँ गिरेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट में जो डाइजोनियम आयन होता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और हम जानते हैं जहां रेजोनेंस होता है वहीं स्टेबिलिटी होती है। लेकिन एलिफेटिक अमाइंस के केस में जो डाइजोनियम यानी N2 जो आयन बनता है हमारा, वो जो N2 प्लस आयन है वो हमारा जो है ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है ना। किसमें, एलिफेटिक अमाइन में रेजोनेंस कहां से होगा, रेजोनेंस नहीं होने के कारण से वो हमारा अनस्टेबल होता है। तो कहेंगे सिंस resonance takes place, है ना, in case of डाइजोनियम आयन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है ना, यानी एनिलीन, सिंपल कहें एनिलीन, एनिलीन का डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, विच स्टेबलाइजेज इट, जो इसको स्टेबलाइज कर देता है देन एलिफेटिक अमाइंस की तुलना में। एलिफेटिक अमाइन रेजोनेंस नहीं होगा। तो जवाब समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस होने के कारण से एनिलीन का डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किसके तुलना में, तो अदर एलिफेटिक अमाइंस के डाइजोनियम सॉल्ट के तुलना में, ठीक। लास्ट क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, जिसका कि आप लोग के बुक में भी डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में यहां पर ये है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो होता है ना, वो प्राइमरी अमाइन के सिंथेसाइजिंग प्रोसेस के लिए ज्यादा प्रीफर्ड किया जाता है। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड का ही यूज करते हैं, कारण क्योंकि और सारे जो अमाइंस बनाने के प्रोसेस है उसमें क्या होता है ना कि प्राइमरी भी बन सकता है अमाइन, सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बन सकता है, टर्सरी भी कभी बन जाता है। तो बात यह है कि गैब्रियल थैलेमाइड में जो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, तो थैलिक एसिड निकलता है, नहीं, अब प्लस जाकर के प्राइमरी अमाइन ही निकलता है। इसमें सेकेंडरी अमाइन बनने का कोई चांस ही नहीं है, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन बनने का चांस नहीं है। सो ओनली प्योर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड synthesis, है ना। That's why we preferred Gabriel Thalamide reaction for the preparation of primary amine, है ना। तो सिंपल बात है, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि गैब्रियल थैलेमाइड के ही प्रोसेस में केवल प्राइमरी अमाइन ही मिलता है, वो प्योर में सेकेंडरी टर्सरी का कोई ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल ट्रेस नहीं होगा, इसलिए प्योर स्टेट में प्राइमरी अमाइन ही मिलता है यहाँ पर इस रिएक्शन में, और इसलिए प्राइमरी अमाइन के प्रोडक्शन के लिए गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस को थोड़ा प्रीफर किया जाता है। बाद बाकी आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। और जो क्या कहते हैं बुक सब आप लोग चल ही रहा है तैयारी, जो इंपॉर्टेंट कुछ लास्ट टाइम के लिए बुक्स होंगे उसके लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप लोग आराम से वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।